में अब हम आगे बढ़ेंगे 15वें चैप्टर की ओर और बिना किसी और बात के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री का ये 15वां चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर होगा और उसके बाद एक मॉक टेस्ट होगा इसके बेस्ड। ठीक है, सारे चैप्टर से जितने भी चैप्टर अभी तक ये और एक और चैप्टर मिला के 5 चैप्टर हो जाएंगे और पांचों चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा प्लस करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, कल के डेट में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी का अभ्युदय आगमन होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया और भारत राजनीतिक माहौल बदल चुका था, पूरी दुनिया का और भारत का भी। एशिया और अफ्रीका के कई देशों में साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। नाजुक समय पर भारतीय राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ। आंदोलन बना जन आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी के आने से पहले आज़ादी की लड़ाई मुख्य रूप से पढ़े लिखे और अमीर वर्ग तक सीमित थी, लेकिन गांधी जी ने इसमें देश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं को जोड़ दिया। उनके आने से राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार यानी पॉपुलर सपोर्ट इतना बढ़ गया कि यह पूरे भारतीय समाज का आंदोलन बन गया। ठीक, राष्ट्रवाद के दोबारा जीवित होने के कारण तो युद्ध खत्म होने के बाद भारत में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अंग्रेजों के खिलाफ देश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्यों गुस्सा 7वें आसमान पे था अंग्रेजों के खिलाफ? तो पहला कारण है युद्ध के बाद पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयां, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत के हजारों जवानों ने अलग अलग मोर्चों पर अपनी जान गंवाई थी। अंग्रेजों ने युद्ध का खर्चा निकालने के लिए भारतीयों पर भारी टैक्स लगा दिया। युद्ध खत्म होने पर हर वर्ग त्रस्त था। उद्योग, इंडस्ट्रीज जो है, युद्ध के दौरान चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय मिल मालिकों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। भारतीय उद्योगपति सरकार के सुरक्षा और विदेशी सामानों के आयात यानी इंपोर्ट पर रोक लगाने की मांग करने लगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ, क्यों गुस्सा हुए और क्या कारण थे? तो दस्तकार और शिल्पकार यानी आर्टिसंस, अंग्रेजी नीतियों के कारण भारत के पारंपरिक जो कारीगर थे वो पूरी तरह बर्बाद हो गए, बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो गए, ऊपर से भयानक महंगाई की मार झेल रहे थे। तो देख रहे हैं, पहले जो उद्योगपति हैं वो, फिर जो आर्टिसंस हैं, दस्तकार शिल्पकार हैं वो, फिर किसान पर भारी टैक्स लगाया गया, अत्यधिक गरीबी से टूट चुके थे, बस एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे जहां वे अंग्रेजों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सके। और चौथे कौन थे? सैनिक, सोल्जर्स। जो भारतीय सैनिक विदेशों में युद्ध लड़ने गए थे, जब वे वापस लौटे तो उन्होंने दुनिया देखी थी, उन्होंने भांप लिया था कि साम्राज्यवाद क्या है। वे भारत लौटकर यह देखकर हैरान थे कि उनके अपने देश की आज़ादी छीन ली गई है, वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने आम जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अब इसके अलावा शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, वे बेरोजगारी से परेशान थे और साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले जो नस्लीय भेदभाव थे, रेसिज्म थे, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। फिर अगला कारण क्या है? राजनीतिक धोखे से निराशा। गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादियों ने युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। भारतीयों को उम्मीद थी कि इसके बदले में उन्हें राजनीतिक अधिकार, आज़ादी मिलेगी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे भारतीयों का मोहभंग हो गया अंग्रेजों से। और आगे कारण क्या है? वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवाद का बेनकाब होना।
युद्ध के समय बड़ी ताकतों ने वादा किया था कि युद्ध के बाद दुनिया में लोकतंत्र और आत्मनिर्णय का अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लागू होगा। लेकिन युद्ध जीतते ही पेरिस शांति सम्मेलन में अंग्रेज और उनके साथी जीते हुए इलाकों को आपस में बांटने लग गए। इससे भारतीयों को समझ आ गया कि गोरे लोग कभी स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। तुर्की, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, चीन जैसे देशों में भी उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई। अगला कारण क्या है? 1917 की रूसी क्रांति का असर। 7 नवंबर 1917 को रूस में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसने वहां के क्रूर राजा राजशाही को उखाड़ फेंका और दुनिया के पहले समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना हुई। सोवियत संघ बहुत बड़ा था। सोवियत संघ ने अपने अधीन आने वाले सभी एशियाई देशों को आज़ाद कर दिया। जितने भी उनके अधीन थे सबको आज़ाद कर दिया। इस क्रांति ने भारतीयों को सिखाया कि अगर देश की आम जनता एक हो जाए, ठान ले, तो दुनिया की सबसे क्रूर और बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी घुटने पर लाया जा सकता है। आगे क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीयों के बढ़ते गुस्से को शांत करने और नरम दल के नेताओं को रिझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1918 की अपनी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पास किया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि उस समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। यह कानून 1921 में लागू हुआ। देखिए, ये सब चीज़ें आप नोट कर लेंगे कि ये कानून कब लागू हुआ, पास कब हुआ, ठीक है, और जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पे हुआ। तो ये सब चीज़ें नोट कर लेंगे, ठीक। ऊपर लिखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक, और उसके नीचे ये सब लाइन लिख लेंगे। आगे क्या क्या लिखना है वो भी बता देता हूँ। यह कानून बनाने के पीछे मुख्य कारण, तो कारण में लिख लेंगे कि लोग 1919 के पुराने कानून से बिल्कुल खुश नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले भारतीय बड़े इनाम या सुधारों की उम्मीद कर रहे थे। 1916 के लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक होकर स्वशासन की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो स्वशासन की मांग, बड़े इनाम, सुधारों की उम्मीद, ये सब लिख लीजिए, ठीक है। 1909 के पुराने कानून यानी 1909 का मॉन्टे मार्लो जो था, ठीक है, वो वाला। आगे इस सुधार कानून की मुख्य विशेषताएं, तो विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस कानून के तहत शासन को 2 स्तरों पर बांटा गया। पहला प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकारें, दूसरा केंद्र सरकार। प्रांतीय सरकार में द्वैत शासन डायरकी इन प्रोविंसेस था। इस अधिनियम की सबसे बड़ी और मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन, दोहरा शासन लागू करना। इस व्यवस्था के जनक सर लियोनील कार्टिस थे। ये भी रख लेंगे लिख के, ठीक, कि प्रांतीय द्वैत शासन के जो जनक थे इस व्यवस्था के, उनका नाम था लियोनील कार्टिस, ठीक। अब इसके तहत राज्यों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला तो आरक्षित रिजर्व और दूसरा हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या है रिजर्व और क्या है हस्तांतरित। तो रिजर्व के अंदर आते थे, इसका मुख्य विषय था कानून व्यवस्था, वित्त यानी पैसा, भूमि, राजस्व, सिंचाई, खनिज आदि, शासन कौन करेगा, गवर्नर, उसकी कार्यपालिका बिना जनता के प्रति जवाब दे। तो ये सब चीज़ें जो थी वो रिजर्व थी यानी अंग्रेज के पास थी। हस्तांतरित क्या हुई, यानी अब काउंसिल के पास या फिर वो जो चुन के आएंगे लोग, उनके पास क्या रहेगा, सामान्य विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, कृषि, आबकारी आदि। शासन कौन करेगा, गवर्नर और उसके भारतीय मंत्री जो जनता और विधानसभा के प्रति जवाब देते। इसके अंडर ये चीज़ था कि इसके अंडर जो शासन करेगा गवर्नर, ठीक है। हस्तांतरित विषय में कौन कौन रहेगा, गवर्नर और भारतीय मंत्री जो जनता और विधानसभा के प्रति जवाबदेह थे, और इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं थी, ठीक है, जो रिजर्व विषय के लोग थे। तो मंत्रियों की मजबूरी, भारतीय मंत्रियों को काम तो दे दिया गया जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन उनके लिए पैसा यानी वित्त जो है वो किसके पास था, रिजर्व था। अंग्रेजों ने अपने आरक्षित विषय में रख लिया, यानी बिना पैसे के भारतीय मंत्री कोई काम नहीं कर सकते थे। यदि विधानसभा मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करती तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था, ठीक है।
अगर विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे किसी भी भारतीय मंत्री के तो उनको इस्तीफा देना पड़ता था। गवर्नर की तानाशाही, अगर प्रांत का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो गवर्नर पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में ले सकता था। आरक्षित विषयों में भारत सचिव गवर्नर जनरल दखल दे सकते थे। मतलब कि यहाँ जो विषय है इसमें पूरा गवर्नर जनरल और जो सचिव थे उनके अंडर सब कुछ था। वो अपना कुछ भी इसमें होता तो वो इसमें दखल अंदाजी कर सकते थे और इसमें तो कर ही सकते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधानसभा में क्या हो रहा था, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई जिसमें 70% सदस्य चुनाव जीत कर आते थे। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल अमीर और संपत्ति वाले लोगों तक ही सीमित था। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का और विस्तार कर दिया गया, यानी कि मुस्लिमों का अलग बांट दिया गया। ठीक है, उनका के मतलब निर्वाचन क्षेत्र अलग, वहाँ पे खड़े होने वाले लोग अलग, समझ रहे हैं ना, उनके वोटर्स अलग, तो ये विस्तार हो गया। गवर्नर के पास वीटो पावर थी और वह विधानसभा के बजट खारिज करने पर उसे जबरन पास कर सकता था। अगर विधानसभा बजट को खारिज भी कर देती तो उसको जबरन पास कौन कर सकता था? जी, गवर्नर पास कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन, तो केंद्र में कोई उत्तरदायी शासन नहीं दिया गया। ठीक है, यानी कि किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं था। जो केंद्र में सरकार थी यानी दिल्ली में, वहाँ वायसराय गवर्नर जनरल ही तानाशाही वैसे ही बनी रही। ठीक है, मतलब जो चाहे गवर्नर जनरल कर रहे थे, कुछ भी करे, कुछ भी अपना लागू करे, कुछ भी कर दे, कुछ भी। ठीक है, जो कार्यपालिका थी एग्जीक्यूटिव, वायसराय की सर्वे सर्वा मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। उसकी 8 सदस्यों की काउंसिल में 3 भारतीय सदस्य शामिल किए गए, जिन्हें कानून, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे विभाग दिए गए, लेकिन मुख्य पावर वायसराय के पास ही थी। वह विधानसभा द्वारा खारिज किए गए किसी भी प्रस्ताव को अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाकर पास कर सकता था, यानी कोई फायदा नहीं, आप खारिज करेंगे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सदनीय विधायिका थी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली पार्लियामेंट विधायिका बनाई गई, केंद्रीय विधायिका। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद यानी लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा और आज के हिसाब से राज्यसभा। तो लोकसभा में कितने सदस्य थे उस समय? 145, राज्यसभा में 60। चुनाव और मनोनीत होकर जो होते थे तो उसमें 104 जो है वो निर्वाचित होके आते थे, चुन के आते थे, और 41 जो थे वो मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, इधर राज्यसभा के अंदर चुनाव और मनोनीत 34 निर्वाचित होते थे, 26 मनोनीत होते थे। निर्वाचन का ब्रेकअप 52 सामान्य, ठीक है, सामान्य लोगों से आते थे और 30 जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, 2 आते थे सिख कम्युनिटी से और 20 जो आते थे विशेष सदस्य थे। कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का। वायसराय चाहे तो बढ़ा सकता था। ठीक, यहाँ पे क्या था कि 20 सामान्य लोग थे, 10 मुस्लिम समुदाय से आते थे, 1 सिख समुदाय से, 3 यूरोपीय सदस्य थे। कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का। केवल पुरुष से सदस्य बन सकते थे, महिलाओं को अनुमति नहीं थी। अधिकार और सीमाएं, सांसद सवाल पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न कर सकते थे और बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन बजट का 75% हिस्सा ऐसा था जिस पर भारतीय वोट नहीं दे सकते थे। हालांकि कुछ भारतीयों को सरकारी स्टैंडिंग कमेटियों जैसे वित्त समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जगह जरूर मिली थी। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन। अधिनियम का महत्व यानी फायदा, भले इस कानून में कई कमियां थी लेकिन भारतीय इतिहास में इसका अपना एक अलग महत्व है। वोटिंग की समझ बढ़ी, पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर चुनाव कराए गए। इससे भारतीय जनता के अंदर वोट देने और अपने अधिकारों को समझने का व्यवहारिक समझ विकसित हुआ। उत्तरदायी शासन की शुरुआत, प्रांतों यानी राज्यों में भले ही सीमित तौर पर ही सही लेकिन पहली बार भारतीयों को स्वशासन और जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। दोनों सदनों की व्यवस्था, केंद्र में पहली बार लोकसभा राज्यसभा की तरह 2 सदनीय यानी बाई कैमरल पार्लियामेंट की शुरुआत की गई। भारतीयों की संख्या बढ़ी, वायसराय की कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
काउंसिल में भारतीयों की संख्या पहले के मुकाबले तिगुनी हो गई, 3 सदस्य कर दी गई। ब्रिटिश खजाने से सैलरी, अब तक भारत सचिव जो यहाँ पे बैठे थे ब्रिटिश मंत्री, ठीक है, कि सैलरी और भत्ते जो है भारत के पैसे राजस्व से दिए जाते थे। इस कानून के बाद तय हुआ कि उनकी सैलरी ब्रिटिश खजाने से दी जाएगी, जिससे भारत का पैसा बचा। हाई कमिश्नर की नियुक्ति, लंदन में भारतीयों के हितों की देखरेख के लिए भारतीय उच्चायुक्त इंडियन हाई कमिश्नर नाम के एक नए पद की शुरुआत की गई। ठीक, तो 1919 में ये सब चीज़ें हुई। तो ये सब चीज़ें भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है। कहीं मेंस में आपको लिखना हो कि 1919 का मूल्यांकन करें, या फिर ये पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई, या पूछ दे आपसे इंटरव्यू में कि आप इतिहास के अगर स्टूडेंट हैं तो आप बताएं 1919 जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे बाई कैमरल, ठीक है, 2 सदनीय व्यवस्था थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्य आए, और जो भारत सचिव की सैलरी थी वो भारत से नहीं अब ब्रिटिश खजाने से दिया, इंडियन हाई कमिश्नर जुड़ा। ये सब चीज़ें आपको रखनी है याद, ठीक है। अधिनियम के मुख्य दोष यानी कमियां, अब कमियों पे बात करते हैं, फ़ायदा तो देख लिया, कमियों के बारे में भी पूछ ले। तो यह कानून भारतीयों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। इसकी मुख्य कमियां निम्नलिखित हैं। सीमित वोटिंग अधिकार, वोट देने का अधिकार बहुत ही कम लोगों, अमीर, जमींदार और शिक्षित वर्ग को दिया गया। आम जनता वोट का हक नहीं था। केंद्र में वायसराय की तानाशाही, केंद्र सरकार में बैठे भारतीय सांसदों का वायसराय, उनकी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था। वायसराय किसी भी फैसले को पलट सकता था। सीटों का आवंटन यानी बंटवारा, केंद्रीय विधानसभाएं प्रांतों के सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए उनके महत्व पर दी गई थी। जैसे पंजाब को इसलिए ज़्यादा सीटें मिली क्योंकि वहाँ सेना में ज़्यादा लोग थे, सैनिक महत्व। मुंबई पहले बम्बई को उसके व्यापारिक कॉमर्शियल महत्व के कारण ज़्यादा सीटें दी गई। अव्यावहारिक द्वैत शासन, राज्यों में शासन को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा, पूरी तरह से नियम और व्यवहार के खिलाफ था। इसे संभालना नामुमकिन था, ठीक है, क्योंकि ताकत कहीं और है आरक्षित में और जो जिम्मेदारी है वो कहीं और है। तो मंत्रियों की बेबसी क्या थी, बिना पैसा के मंत्री। भारतीय मंत्रियों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभाग तो थे, लेकिन पैसा, फाइनेंस और सरकारी अफसर नौकरशाही यानी पुलिस पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। अफसर मंत्रियों की बात नहीं सुनते थे क्योंकि वो उनके नियंत्रण में थे ही नहीं। तो बड़े फैसलों पर मंत्रियों से सलाह भी नहीं लिया जाता था। असल में मंत्रियों पर गवर्नर का पूरा दबदबा था, सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव, मंत्रियों के बीच आपस में मिलकर काम करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस कानून पर महापुरुषों और नेताओं के जो मुख्य विचार हैं उस पर देख लेते हैं। तो इस कानून की कमियों को देखकर अलग अलग नेताओं ने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की थी। व्यक्ति, संस्था, कहा गया मुख्य विचार। तो मद्रास के मंत्री केवी रेड्डी, मैं विकास मंत्री तो था लेकिन जंगल विभाग मेरे पास नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री तो था लेकिन सिंचाई विभाग मेरे पास नहीं था। द्वैत शासन के खोखलेपन पर कटाक्ष किया इन्होंने। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जब ब्रिटिश कैबिनेट ने उत्तरदायी शासन देने की बात कही तो शायद वे आज से 500 साल आगे के समय के बारे में सोच रहे थे, यानी वे इतनी जल्दी कुछ नहीं देना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस, 1919 का यह अधिनियम भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा बुना गया बेरियों का एक नया जाल है, इन्होंने कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भविष्य में भी भारत का आर्थिक शोषण करने, उसे गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा था। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने 1918 मुंबई अधिवेशन में हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें इस कानून को निराशाजनक, असंतोषजनक घोषित करके प्रभावी स्वशासन की मांग की गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का अभ्युदय और दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। तो शुरुआती जीवन और दक्षिण अफ्रीका का आगमन। जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी के मतलब रूप में 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर कठियावाड़ में हुआ था इनका जन्म। उनके पिता वहाँ के दीवान थे।
अफ्रीका क्यों गए? इंग्लैंड से वकालत बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात के एक बड़े व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। रंग भेद का सामना वहां करना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भारतीय मूल के लोगों और अश्वेत काले लोगों के साथ अंग्रेज कितना भयंकर नस्लीय भेदभाव और अत्याचार करते हैं। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने और भारतीय मजदूरों को एकजुट करने का फैसला किया। 1914 तक वहीं रुके। 1915 में आए भारत। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के 3 वर्ग। वहां रहने वाले भारतीय मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बटे हुए थे। पहले वर्ग के लोग दक्षिण भारत से आए वे मजदूर जो 1890 के बाद वहां के गन्ने के खेतों में काम करने कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे, पहला वर्ग। दूसरा वर्ग भारत से आए मेमन मुसलमान व्यापारी जो इन मजदूरों के साथ व्यापार के सिलसिले में वहां पहुंचे थे। तीसरा वर्ग वे भारतीय मजदूर जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था और वे अपने परिवार के साथ वहीं बस गए थे। स्थिति क्या थी? ये लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे। अंग्रेजी सरकार ने इनसे वोट देने का हक छीन लिया था। इन्हें बहुत गंदी और संकरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। रात 9 बजे के बाद इनके बाहर निकलने पर रोक थी। ये सार्वजनिक फुटपाथों पर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। समझ गए? इस तरह की चीज़ें होती थी वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के 2 चरण। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ 2 अलग अलग तरीकों से अपनी लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी उदारवादी चरण 1894 से 1906 तक। तरीका क्या था? इस दौर में गांधी जी ने अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा करते हुए केवल प्रार्थना पत्र, याचिकाएं और आवेदन भेजने का तरीका अपनाया। तर्क क्या था उनका? कि उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को पत्र लिखकर कहा कि चूंकि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश है, इसीलिए यह ब्रिटेन की जिम्मेवारी है कि वह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को रोके। काम क्या हुआ? गांधी जी ने सभी भारतीयों को एक मंच पर लाने के लिए नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप लोग नोट कर लेंगे कि गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ? अफ्रीका में। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडियन ओपिनियन नाम की अखबार भी निकाली। कहाँ निकाली? दक्षिण अफ्रीका में। पहला उन्होंने अखबार निकाला था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध का चरण, दूसरा चरण 1906 से 1914। कहाँ? अभी हम लोग वहीं हैं, अफ्रीका में। ठीक है, गांधी जी के साथ। तो जब प्रार्थना पत्रों का कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन यानी सत्याग्रह का रास्ता चुना। इसके तहत निम्नलिखित आंदोलन हुए, मुख्य आंदोलन हुए। अब कौन कौन से आंदोलन हुए? तो पंजीकरण प्रमाण पत्र का विरोध 1906 में हुआ। सरकार एक ऐसा कानून लाई जिसके तहत हर भारतीय को अपने अंगूठे का निशान, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास रखना अनिवार्य था। गांधी जी ने इसके खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध सभा बनाई। कई भारतीयों को जेल में डाला गया। बाद में जब अधिकारियों ने धोखे से इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया तो गांधी जी की अगुवाई में भारतीयों ने विरोध स्वरूप अपने रजिस्ट्रेशन के कागजात सरेआम आग के हवाले कर दिए। प्रवासियों के प्रवेश पर रोक का विरोध 1908। सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में भारतीयों के आने जाने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। इसके विरोध में नटाल के कई वरिष्ठ भारतीय कानून तोड़कर, जो नेता थे वो भारतीय कानून तोड़कर ट्रांसवाल में घुस गए। सरकार ने दमन चक्र चलाया। 1908 में गांधी जी सहित कई लोगों को जेल भेजकर कठोर यातनाएं दी गई। अब आगे बढ़ते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910। ये भी कहाँ होता है? अफ्रीका में। आंदोलन लंबा खिंचने के कारण आंदोलनकारियों के सामने पैसे की किल्लत होने लगी। तब गांधी जी ने अपने जर्मन शिल्पकार मित्र कालेन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके विचारों से प्रेरित थे, टॉलस्टॉय के। ठीक है। यहाँ सत्याग्रहियों के परिवारों के रहने, खाने पीने, पुनर्वास का इंतजाम किया गया। भारत से भी इस फॉर्म के लिए काफ़ी पैसा भेजा गया था। पोल टैक्स, शादियों को अवैध घोषित करने के खिलाफ आंदोलन।
अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वहां रह रहे गरीब भारतीयों पर 3 पाउंड का पोल टैक्स लगा दिया, जो कि उनकी 10 शीलिंग की मासिक आमदनी के सामने बहुत बड़ी रकम थी। अब मासिक आमदनी यानी महीने का जो आमदनी हो रहा है वो 10 शीलिंग का हो रहा है, और जो टैक्स लगाया गया है वो 3 पाउंड का है। समझ रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी रकम। तो इसी बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो शादियां ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई हैं और रजिस्टर्ड नहीं है वे सब अवैध हैं। इसका मतलब था कि हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाज से हुई शादियां गैर कानूनी हैं और उनके बच्चे भी नाजायज हो गए। भारतीयों ने इसे अपनी महिलाओं का अपमान माना। गांधी जी और मजदूरों ने खदानों बगानों में काम बंद करके हड़ताल कर दी, कानून तोड़कर एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझौते के तहत समाधान और जीत। अंग्रेजों के इस भयानक दमन से भारत में भी गुस्सा भड़क उठा। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे भारत का दौरा करके इस अत्याचार के खिलाफ देश में माहौल बनाया। भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग तक ने इस दमन की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। अंततः गांधी जी, लॉर्ड हॉर्डिंग, गोखले और CF एंड्रयू के बीच लंबी बातचीत के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार झुक गई। उसने भारतीयों की मुख्य मांगें मान ली। 3 पाउंड का पोल टैक्स खत्म कर दिया। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कानून वापस लिया गया। भारतीयों को अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी करने की कानूनी मान्यता मिल गई। गांधी जी पर एक प्रसिद्ध दार्शनिक का विचार। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की इस बेजोड़ ताकत को देखकर प्रसिद्ध विद्वान गिलबर्ट मरे ने हिबर्ट जर्नल में लिखा था, यह एक ऐसा इंसान है जिसे शारीरिक सुख सुविधाओं की कोई परवाह नहीं, उसे धन, ऐशो आराम, तारीफ या प्रमोशन का कोई लालच नहीं, लेकिन वह जिसे सही मानता है उसे पूरा करने के लिए वह लोहे की तरह दृढ़ है। वह एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल दुश्मन है, क्योंकि आप उसके शरीर को तो जेल में बंद कर सकते हैं और उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा और उसके आत्मबल, सोल फोर्स को कभी गुलाम नहीं बना सकते। तो ये बात भी जान लीजिए, सुन लीजिए, 2-4 बार याद कर लीजिए कि हिबर्ट जर्नल में लिखा गया था, ठीक है, और गिलबर्ट मरे के द्वारा लिखा गया था गांधी जी के बारे में। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव और सीख। दक्षिण अफ्रीका के 21 सालों के संघर्ष ने गांधी जी को एक सामान्य वकील से महात्मा बना दिया। वहां उन्हें निम्नलिखित मुख्य अनुभव हुए। जनता की ताकत पर भरोसा। वहां के गरीब भारतीय मजदूरों के जुझारू जज्बे, बलिदान को देखकर गांधी जी को पक्का विश्वास हो गया कि भारत की आम जनता भी जरूरत पड़ने पर किसी बड़े मकसद के लिए कड़ा संघर्ष कर सकती है। अनेकता में एकता का सफल प्रयोग। गांधी जी वहां समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाने में सफल रहे। उनके नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कड़े फैसले लेने की हिम्मत। उन्होंने सीखा कि एक सच्चे नेता कभी कभी ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद उस समय के अपने समर्थकों या जनता को भी पसंद ना आए। खुद की राजनीति शैली का विकास। दक्षिण अफ्रीका में भारत जैसी विरोधी राजनीतिक पार्टियां, गुटबाजी नहीं थी। इस खुले माहौल में गांधी जी को अपनी एक अनोखी राजनीतिक शैली, संघर्ष के तरीके यानी सत्याग्रह को आजमाने और उसकी कमियों खूबियों को समझने का पूरा मौका मिला। अब आगे बढ़ते हैं गांधी जी की सत्याग्रह तकनीक। तो प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह पूरी तरह से सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने इसमें भारतीय परंपराओं के साथ प्रसिद्ध रूसी विचारक लियो टॉल्स्टॉय के विचारों को भी जोड़ा, जिनका मानना था कि बुराई का सामना केवल अहिंसक विरोध से ही किया जा सकता है। सत्याग्रह की मुख्य विशेषताएं। सच्चा और निडर होना। सत्याग्रही जो है वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलता, वो हमेशा सच्चा, अहिंसक, पूरी तरह से निडर रहता है। असहयोग और बहिष्कार। सत्याग्रह मुख्य हथियार
सरकार के साथ सहयोग न करना यानी असहयोग, उनके कानूनों व सामानों का बहिष्कार करना, टैक्स न देना, अन्याय के खिलाफ विरोध जताने के लिए टैक्स कर देने से मना करना और अत्याचारी अधिकारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, कष्ट सहने की शक्ति, बुराई से लड़ते समय जेल जाना, लाठियां खाना, कोई भी यातना सहना, सत्याग्रही के लिए सत्य के प्रति उसके प्रेम का हिस्सा है, वह खुद कष्ट सहकर सामने वाले का दिल जीतता है। दुश्मन से भी प्यार, एक सच्चा सत्याग्रही बुराई से नफरत करता है लेकिन बुराई करने वाले इंसान से हमेशा प्रेम रखता है। उसके मन में अपने विरोधी के लिए भी कोई गुस्सा या द्वेष नहीं होता। सिर न झुकाना, परिणाम चाहे कुछ भी हो, फांसी हो, जेल हो, सत्याग्रही कभी भी अन्याय के सामने अपना सिर नहीं झुकाता। बहादुरों का हथियार, सत्याग्रह केवल बहादुर और पक्के इरादे वाले लोग ही कर सकते हैं। यह कायरों कमजोरों की बस की बात नहीं। कायर लोग डर के मारे हिंसा मारपीट का सहारा लेते हैं, जिसके लिए सत्याग्रह में कोई जगह नहीं। साधनों की पवित्रता, गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा लक्ष्य गोल अच्छा है तो पाने का रास्ता मीन्स भी उतना ही पवित्र और सही होना चाहिए। गलत रास्ते से पाया गया अच्छा लक्ष्य भी बेकार है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की भारत में वापसी, जनवरी 1915। देश में लोकप्रियता, जब जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे तो दक्षिण अफ्रीका की जीतों के कारण वे भारत में पहले ही बहुत मशहूर हो चुके थे। देश के पढ़े लिखे लोग और आम जनता उनके स्वागत के लिए तैयार थी। 1 साल का मौन भ्रमण, भारत लौटकर गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर तय किया कि वे अपने 1 साल तक पूरे देश का दौरा करेंगे ताकि देश की असली स्थिति, जनता की तकलीफों को सुख दुख देख सकें। ठीक है, खुद ही देख सकें। इस दौरान वे किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई बयान नहीं देंगे। तत्कालीन राजनीति से असहमति, गांधी जी उस समय किसी भी राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं थे। नरम दल, उदारवादी, अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ने वाली उनकी राजनीति से गांधी जी का भरोसा उठ चुका था। होम रूल आंदोलन, इस आंदोलन की रणनीति थी अंग्रेजों पर आई मुसीबत प्रथम विश्व युद्ध भारतीयों के लिए एक अवसर है। गांधी जी इसके खिलाफ थे। उनका मानना था जब ब्रिटेन युद्ध में फंसा है तब उसे तंग करना गलत है। गांधी जी ने कहा कि राष्ट्र की आज़ादी पाने का एकमात्र सबसे सही और नैतिक रास्ता अहिंसा सत्याग्रह ही है। उन्होंने साफ कह दिया कि जो संगठन सत्याग्रह का रास्ता नहीं अपनाएगा वो उससे नहीं जुड़ेंगे। गांधी जी, भारत में गांधी जी के शुरुआती 3 आंदोलन 1917 से 1918। तो रॉलेट एक्ट के बड़े देशव्यापी आंदोलन से पहले गांधी जी ने देश में 3 छोटे और स्थानीय स्तर के आंदोलन का नेतृत्व किया। ये तीनों आंदोलन जनता की आर्थिक समस्याओं से जुड़े थे। आंदोलन और वर्ष, स्थान, प्रकार, मुख्य मुद्दा, समस्या, गांधी जी की रणनीति और परिणाम। 1917 बिहार से स्टार्ट होता है। किसान आंदोलन, 3 कटिया पद्धति। अंग्रेजों ने किसानों से जबरन अपनी जमीन पर 20/3 यानी 20 में से तीसरे हिस्से पर, ठीक है, इंडिगो की खेती करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। जब जर्मनी में सिंथेटिक रंग आ गया तो नील की मांग जो है खत्म हो गई। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों को इस घाटे के कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करने के बदले, जो मतलब ये जो घाटा का सौदा था कि अब नील की खेती तो कर रहे हैं लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है अब उसकी मांग तो खत्म हो गई, तो घाटे का सौदा है ना, तो घाटे से मतलब मुक्त करने के लिए क्या किया, टैक्स लगा दिया। ठीक है, और ज़्यादा टैक्स लगा दिया, लगान की दर जो है बढ़ा दी। तो स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, चंपारण पहुंचते ही पुलिस ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश मानने से मना कर दिया, ठीक है, यानी डिसओबीडियंस हो गया और जेल जाने को तैयार हो गए। सरकार झुक गई और जांच कमेटी बनाई। गांधी जी भी इसके सदस्य बने। 3 कटिया पद्धति खत्म हुई और अंग्रेज किसानों से अवैध वसूले गए पैसे का 25% हिस्सा लौटाने पर राजी हो गए।
यह भारत में गांधी जी की पहली बड़ी जीत थी। अन्य जो इनके साथी थे इस आंदोलन में वो थे राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। गुजरात में होता है मजदूर आंदोलन। प्लेग बोनस का विवाद था। अहमदाबाद के सूती मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। बीमारी खत्म होने पर मालिक बोनस बंद करना चाहते थे, जबकि महंगाई के कारण मजदूर 35% बोनस की मांग कर रहे थे। मिल मालिक केवल 20% देने को अड़े हुए थे। प्रथम भूख हड़ताल यही होता है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। गांधी जी ने मजदूरों को शांति से हड़ताल पर जाने को कहा और उनके समर्थन में खुद जो है भूख हड़ताल यानी अनशन पर बैठ गए। उद्योगपति अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने भी गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी के अनशन से घबराकर मिल मालिक समझौता करने को तैयार हुए। मामला ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसने मजदूरों का जो है हक बनाए रखा, उनके हक में फैसला किया और फैसला ये किया कि 35% बोनस उनको दिया जाए। तीसरा उनका जो सत्याग्रह होता है वो खेरा सत्याग्रह 1918 गुजरात में ही। किसान आंदोलन था। अकाल में भी टैक्स वसूली को लेकर विवाद था। 1918 में भयंकर अकाल सूखे के कारण गुजरात के खेरा जिले में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। राजस्व कानून के तहत अगर फसल कुल पैदावार के 25% से भी कम हो तो लगान पूरी तरह माफ होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज सरकार जबरन टैक्स वसूल रही थी और न देने पर जमीन जायदाद और मवेशी जब्त कर रही थी। प्रथम असहयोग फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी ने किसानों से कहा कि वे टैक्स देना बंद कर दें, असहयोग करें। युवा वकील वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक ने गांधी जी के साथ गांवों का दौरा कर किसानों को टैक्स न देने की कसम दिलाई। गांधी जी ने शर्त रखी कि अगर सरकार गरीबों का टैक्स माफ कर दे तो अमीर किसान खुद पूरा पैसा जो है पूरा टैक्स दे देंगे। अंत में सरकार ने गुप्त आदेश जारी कर उस साल का टैक्स माफ कर दिया और जब्त संपत्ति लौटा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तीनों आंदोलनों से गांधी जी को क्या हासिल हुआ, उपलब्धियां क्या क्या रही? तो चंपारण, अहमदाबाद और खेरा के इन शुरुआती संघर्षों ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। सत्याग्रह की परीक्षा भी हो गई। गांधी जी को भारत की धरती पर अपने संघर्ष के तरीके यानी सत्याग्रह को आजमाने और उसे सफल बनाने की लाइव ट्रायल मिल गया। जनता के करीब भी आ गए। इन आंदोलनों के जरिए गांधी जी भारत के ग्रामीण इलाकों, गरीब किसानों, मिल मजदूरों और जमीनी समस्याओं को बहुत करीब से समझ पाए। जनता की नब्ज भी पहचान ली। वे भारतीय जनता की ताकत, उनके सब्र और उनकी कमजोरियों, उनके डर से अच्छी तरह वाकिफ हो गए, जिससे उन्हें आगे की बड़ी रणनीति बनाने में मदद मिली। युवाओं का साथ और नई पहचान। देश को एक ऐसा नेता मिल गया जो केवल भाषण नहीं देता था बल्कि जनता के हक के लिए जेल जाने को तैयार था। इन आंदोलनों से गांधी जी को वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी जैसे वफादार और बेहतरीन युवा नेताओं की एक पूरी टीम मिल गई। पूरे देश में उनकी एक विशिष्ट पहचान बन गई। अब आते हैं रॉलेट एक्ट पर। 1919 का काला कानून। यह कानून क्यों लाया गया? 1919 का वर्ष भारत के लिए बहुत ही अशांति और असंतोष का समय था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू किए गए भारत रक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त हो रही थी। देश में राष्ट्रवाद की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थी। इन्हें कुचलने के दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को नए असीमित अधिकारों की जरूरत थी। इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति का काम यहाँ जांचना था कि क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए कैसे कानून चाहिए। इस समिति की सिफारिशों पर जो कानून बना उसे रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट। ये सब चीजें आप लिख लेंगे। कानून के मुख्य और भयानक प्रावधान क्या हुए? विशेष अदालत की स्थापना हुई। इस कानून के तहत 3 वकीलों जजों वाली एक विशेष अदालत बनाई गई। यह अदालत ऐसे सबूतों को भी सच मान सकती थी जो सामान्य कानून के तहत मान्य नहीं होते थे। अपील का अधिकार नहीं था। इस अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी दूसरी बड़ी अदालत में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। बिना वारंट तानाशाही। अभी ऐसा कानून है हमारे देश में, पता है आपको?
बिना वारंट तानाशाही, प्रांतीय सरकारों को असीमित शक्तियां दे दी गई। पुलिस बिना किसी वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकती थी, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हॉबियस कॉर्पस अदालत के सामने पेश करने का अधिकार को रद्द कर सकती थी। यानी कि हम आपको पकड़ भी लेंगे, जेल में भी डाल देंगे और आपको अदालत के सामने लेके भी नहीं जाएंगे। समझ गए? सीधे सीधे सजा काटिए। भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या हुई युद्ध के समय तो ऐसे कड़े नियम सोचे जा सकते थे, लेकिन शांति के समय ऐसा कानून पूरी तरह अनुचित था। इसलिए भारतीयों ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। तो पहला देशव्यापी आंदोलन हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के विरोध को दरकिनार कर इस अपमानजनक कानून को पास कर दिया, तो महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। गांधी जी की रणनीति क्या थी? गांधी जी ने फरवरी 1919 में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने सत्याग्रह सभा का गठन किया और होम रूल लीग के युवा नेताओं को अपने साथ जोड़कर देश में प्रचार कार्य शुरू किया। तय किया गया कि पूरे देश में हड़तालें की जाएंगी, उपवास, मौन व्रत रखे जाएंगे, प्रार्थना सभाएं होंगी और जानबूझकर कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा करके गिरफ्तारियां दी जाएंगी। इस आंदोलन का भारतीय राजनीति पर असर, जनता को दिशा मिली। आम जनता को अब केवल अपनी तकलीफें मुंह से बोलने की जगह प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन करने का एक साफ रास्ता मिल गया। नए वर्गों का जुड़ना, इस आंदोलन के कारण किसान, शिल्पकार, कारीगर, शहरों के गरीब लोग पहली बार खुलकर राजनीति से जुड़े। आंदोलन का अस्थायी आधार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हमेशा के लिए आम जनता का आंदोलन बन गया। गांधी जी ने साफ किया कि उपवास और हड़ताल तभी सफल होंगे जब देश का हर नागरिक जागरूक होकर राजनीति में भाग लेगा। आंदोलन में हिंसा और तनाव, यह सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को आधिकारिक रूप से शुरू होना था, लेकिन तारीख की कुछ गलतफहमी के कारण पहले ही शुरू हो गया। इसने हिंसक रूप ले लिया। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में अंग्रेज विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। विशेषकर पंजाब में स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई, क्योंकि वहां की जनता विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के दमन और जबरन सेना में भर्ती किए जाने से पहले ही गुस्से में थी। अमृतसर और लाहौर में स्थिति हाथ से निकल गई। सरकार को सेना बुलानी पड़ी। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके वापस मुंबई भेज दिया। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। यह भारतीय इतिहास का सबसे बर्बर और घिनौना नरसंहार था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पृष्ठभूमि क्या है, घटना से पहले क्या हुआ, वो देख लेते हैं। अमृतसर में शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे। लोग दुकानें बंद करके अपना विरोध जता रहे थे। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 बड़े लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 10 अप्रैल को जनता अपने नेताओं की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रही थी, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। इसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने हिंसक होकर 5 अंग्रेजों को मार दिया। मिस शेरवुड नामक एक ब्रिटिश मिशनरी महिला को साइकिल से जाते वक्त पीट दिया। स्थिति को संभालने के लिए अमृतसर में मार्शल लॉ सैनिक कानून लागू कर दिया गया। कमान ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को सौंप दी गई। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को ये सौंप दिया गया। डायर ने घोषणा की कि बिना पास के कोई शहर, ठीक ना, बिना पास के कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा और एक जगह पर 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सिंपल बात। आगे क्या हुआ? 13 अप्रैल वैसाखी का दिन की घटना है ये। 13 अप्रैल को वैसाखी के त्यौहार पर आसपास के गांवों के हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला मैदान में इकट्ठा हुए। इनमें से ज़्यादातर लोग जनरल डायर के मार्शल लॉ की पाबंदियों के जो आदेश थे उससे बिल्कुल अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने इसी मैदान के एक कोने में गिरफ्तारियों के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा भी रखी थी, जिसमें रॉलेट एक्ट को ख़त्म करने और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा करने का प्रस्ताव
पास किए जा रहे थे। जनरल डायर ने इस सभा को अपने आदेश की अवहेलना चैलेंज समझा। हथियारबंद सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बाग में घुस गया। जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने का केवल एक ही संकरा रास्ता, ठीक है, नैरो वे था। डायर ने उस रास्ते को अपने सैनिकों से ब्लॉक कर दिया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के लोगों को हटने का मौका दिए, यानी कोई चेतावनी नहीं दी कि आप हट जाइए या कुछ भी, या तुम लोग हट जाओ। डायर ने सैनिकों को सीधे निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां तब तक बरसाई गईं जब तक सैनिकों के कारतूस, एम्यूनिशन पूरी तरह खत्म नहीं हो गए। लोग जान बचाने के लिए जो भाग भी नहीं सके, और जो बाग में एक कुआं था उस कुएं में कूद गए, ठीक है, क्योंकि निकास रास्ता जो था वो बंद था और इतनी ऊंची दीवार थी जिसको फाड़ना मुश्किल था। इस अमानवीय घटना में महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सहित लगभग 1000 लोग मारे गए। ये आंकड़ा है ऑफिशियल, बहुत लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल भी हुए। देश पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? पूरा देश इस क्रूरता से स्तब्ध और मौन रह गया। विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें थे, वो तो इस्तीफा दे दिया। देश में कई जगह जनता ने गुस्से में आकर अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। देखिए शुरू कब हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, रॉलेट एक्ट नहीं, और खत्म कब हुआ, ठीक है, समाप्त क्यों हुआ, ये भी डेट रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि उनके आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार एपीजे टेलर के अनुसार यह एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय सही मायनों में ब्रिटिश शासन से हमेशा के लिए अलग विमुख हो गए। बाद में भगत सिंह की भारत नौजवान सभा और क्रांतिकारी आंदोलनों ने इस नरसंहार के दर्द को देश की आज़ादी के संकल्प में बदल दिया। उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, ने इस दमन के मुख्य जिम्मेदार पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की 1940 में लंदन में जाकर हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई लंदन में। हंटर आयोग 14 अक्टूबर 1919। जलियांवाला बाग की चौतरफा निंदा होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने मामले की जांच के लिए डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बैठाई, जिसे इसके अध्यक्ष विलियम हंटर के नाम पर हंटर कमीशन कहा गया। आयोग की बनावट क्या थी? इस आयोग में ब्रिटिश सदस्यों के अलावा 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। सर चीमनलाल हरिलाल सीतलवार, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। पंडित जगत नारायण, वकील और सदस्य संयुक्त प्रांत विधायी परिषद। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के वकील। ये सब इस कमेटी में शामिल थे। जनरल डायर का अहंकार और अमानवीय बयान। नवंबर 1919 में जब आयोग ने लाहौर में जनरल डायर के बयान दर्ज किए तो डायर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने शासन से कहा और शान से कहा, ठीक है, मैं चाहता तो बिना गोली चलाए भी भीड़ को हटा सकता था, लेकिन वे लोग बाद में फिर आते और हमारा मजाक उड़ाते। मैं गोली न चलाकर खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। मेरा मकसद पूरे पंजाब से आतंक को ख़त्म करना और बागियों के हौसलों को तोड़ना था। उसने यह भी स्वीकार किया कि गोलीबारी के बाद उसने घायलों के इलाज की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वह इसे अपना काम नहीं मानता था। आयोग की रिपोर्ट और निष्कर्ष मार्च 1920 में आता है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट में डायर के कृत्य की निंदा तो की गई, लेकिन उसे कोई बड़ी सजा नहीं सुनाई गई। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु बाग में भीड़ पर सीधे गोली चलाना और इतनी लंबी अवधि तक गोलीबारी जारी रखना डायर की एक भारी भूल थी। उसने अपने अधिकारों की सीमा पार की
हालांकि बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोई बड़ी साजिश नहीं चल रही थी। ये रिपोर्ट का निष्कर्ष है। भारतीय सदस्यों का अलग मत इस पे था। भारतीय सदस्यों ने कहा कि सभा पर पाबंदी लगाने की घोषणा को ठीक से प्रचारित नहीं किया गया था। बाग में पूरी तरह निर्दोष लोग थे और डायर का यह कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपराओं के खिलाफ था, जिसने ब्रिटेन की छवि को धूल में मिला दिया। नतीजा क्या हुआ? हंटर आयोग ने डायर को किसी भी प्रकार की कानूनी सजा या सिफारिश नहीं की, क्योंकि उसे कई बड़े ब्रिटिश अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। अंग्रेजों का पक्षपात। तो इंडेमनिटी एक्ट, हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने अपने अफसरों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पास कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने इसे व्हाइट वॉशिंग बिल, गलतियों पर पर्दा डालने वाला कानून कहकर इसकी कड़ी निंदा की। इंग्लैंड में डायर का स्वागत हुआ। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने इस घटना को शैतानी कार्य कहा। कैबिनेट के फैसले के बाद 1920 में डायर को सेना के पद से हटाकर इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं चला। उसे आधी तनख्वाह और सेना की पेंशन मिलती रही। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ब्रिटिश जनता का रवैया। ब्रिटेन के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और उसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटिश अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के समर्थन में फंड इकट्ठा किया, जिसमें 26,000 पाउंड की भारी राशि जुटाई गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक के लेखक ने दिया था। सोचिए कि लोग कैसे थे। ये लोग समर्थन कर रहे हैं उसका। खैर, कांग्रेस का दृष्टिकोण और अपनी समिति। ब्रिटिश सरकार के इस पक्षपातपूर्ण रवैये को देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी खुद की एक गैर सरकारी जांच समिति बनाई। सदस्य जो थे इसमें, इस समिति में मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, एमआर जयकर और महात्मा गांधी शामिल थे। निष्कर्ष क्या निकला? कांग्रेस कमेटी ने जनरल डायर के इस कृत्य को पूरी तरह अमानवीय और क्रूर घोषित किया। समिति ने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब में मार्शल लॉ, सैनिक कानून लगाना किसी भी तरह से जायज नहीं था और सरकार ने जानबूझकर अपनी कमियों को छुपाने के लिए निर्दोषों का खून बहाया। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तो ये था हमारा 15वां चैप्टर। 16वां चैप्टर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर्स में होंगे, पिछले जो हमने पढ़े हैं। उसके अलावा 30 क्वेश्चन आपके अगस्त और सितंबर का जो हमारा करेंट अफेयर्स था उसमें से रहेंगे। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने स्कोर जरूर लिखिएगा कमेंट। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।